नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आप सबने संस्कृत अगर पढ़ी होगी तो एक सूक्त वाक्य जरूर सुना होगा, सठे साठ्यम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अभी भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में एससीओ समिट में गए थे, मल्टीलैटरल समिट में गए थे जयशंकर, लेकिन वहां से क्रिकेटिंग टाइज को बेहतर करने की, बातचीत को बढ़ाने की जो है ऐसे सुर सुनाई पड़ने लगे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस सब में बड़ा ही आनंद आने लगा और उन्होंने कहा कि ये वक्त है पुराने दौर को, जो कुछ हुआ बीते कुछ वर्षों में, उसको दफन कर देने का, यानी फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की आशा वाला जो राग भैरवी है ये लोग गाने लगे। और इस बीच क्या हुआ है? इस बीच जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में 6 मजदूर, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि वहां पर टनल बना रही थी उसके मजदूर, प्राइवेट कंपनी थी, उसके 6 मजदूर मार दिए गए और मृतकों में एक लोकल डॉक्टर भी है। और ये जो आतंकवादी घटना हुई है, यह आतंकवादी घटना अभी जम्मू कश्मीर में उमर की सरकार को आए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं और इस तरह का आतंकवादी कृत्य हो गया। तो इस आतंकवादी कृत्य, एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के सुर उठने की बात, उधर जम्मू कश्मीर में उमर की सरकार आना और इसी बीच आतंकवादियों का फिर से अपने आप को इस तरह से दिखाना कि वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है कि आतंकवादी केवल एक भाषा समझते हैं। जो भारत के दुश्मन हैं वो केवल एक भाषा समझते हैं, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्ट के साथ, दुष्टता उसके साथ की जानी चाहिए, उससे आप विनम्रता, उससे आप रूल बेस्ड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इन दिनों भारत और कनाडा के बीच बढ़ती हुई खाई भी बहुत चर्चा में है और कनाडा से जो भारत के वहाँ पर एम्बेसडर रहे, वो जब लौट के आए हैं तो उन्होंने साफ साफ बयान में, संजय कुमार वर्मा ने साफ साफ बयान में कहा है कि कनाडा जो है वो डीप स्टेट, खालिस्तानियों का डीप स्टेट बनता जा रहा है और उनका मकसद किसी तरीके से भारत में इस खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देना है। उनको भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों से भी मतलब नहीं, क्योंकि उसमें जस्टिन ट्रूडो जैसे नेताओं का, कनाडा के, उनका पॉलिटिकल हित सधता है और जो पश्चिमी शक्तियां हैं, पश्चिमी शक्तियों के लिए भारत अपने तमाम तरह के युद्धों में भारत घिरा रहे, ये भारत कमजोर बना रहे, भारत जूझता रहे, ये उनकी एक वेल सेटल्ड पॉलिसी है और इस वेल सेटल्ड पॉलिसी के तहत भारत जैसे देश को, उसको संघर्षों में घेरे रखना ये नीति है। और इसीलिए जैसे मैंने आज की बात की शुरुआत की कि सठे साठ्यम समाचरित, आप पाकिस्तान का फ्रंट हो या कनाडा का फ्रंट हो या अमेरिका का ही फ्रंट हो, जब तक भारत टफ टॉक नहीं करेगा, जब तक भारत एक्शन नहीं लेगा, आप देखिए ना,
2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इसके बाद जब 2019 में एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाने में मदद मिली। बहुत हद तक आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में घटी, पत्थरबाजी नील हो गई। लेकिन एक बार लोकतंत्र, कई बार लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन लोकतंत्र किसके लिए? लोकतंत्र उसके लिए जो लोकतंत्र का मूल्य समझता हो। इन आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान परस्त लोगों के लिए, खालिस्तानियों के लिए कोई लोकतंत्र नहीं। इनको तो बस एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा है सठे साठ्यम समाचरित वाली। और इस सठे साठ्यम समाचरित का हमने बहुत इसका पॉजिटिव नतीजा देखा है। जैसे हमने कहा ना कि जब आप याद कीजिए कारगिल का युद्ध हो रहा था, जब कारगिल में भारत की सेनाओं को पता लगा, भारत के इंटेलिजेंस, भारत के सिस्टम को पता लगा कि कारगिल में घुसपैठ की कोशिश हो रही है, फिर क्या हुआ था? फिर इसके बाद वाजपेयी सरकार ने सेना की मदद ली, सेना को डिप्लॉय किया। आप सोचिए, सेना डिप्लॉय नहीं होती तो फिर क्या होता? वाजपेयी जी ने कभी लाइन तो, बाउंड्री तो क्रॉस नहीं करवाई सेना से, लेकिन आप याद कीजिए वाजपेयी जी ने ही जो एलओसी है उसके अलोंग सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की थी और इन सारे तरीकों से भारत की सेनाओं को, भारत की सीमाओं को उसकी रक्षा हो सकी थी। और आज जब चाइना में गलवान वाला समय आया 2020 का, उस समय भी जब भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट की, तब चाइना की गतिविधि को कंट्रोल में किया जा सका। तो फिर ये सारी चीजें क्या इंगित कर रही हैं? सठे साठ्यम समाचरित। और सठे साठ्यम समाचरित आज के दौर में भारत के लिए और भी आवश्यक हो गया है। जिस तरह से गतिविधि हुई है गांदरबल में, उमर सरकार बनने के बाद, भारत के पाकिस्तान में जाकर के एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद, तो ये बताता है कि अब इनको आप गलत फहमी मत पालिए कि ये लोग सुधर गए हैं। और अभी जब कनाडा के साथ भारत का एक डिप्लोमेटिक वार चल रहा है, तो इसी बीच सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना नहीं हुई, एक आतंकवादी घटना दिल्ली में भी हुई है। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल के बाहर एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ। इसमें किसी तरह की जन क्षति तो नहीं हुई, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है स्कूल के दीवार को, लेकिन जो अब तक इंडिकेशन मिले इस पावरफुल ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी एंगल हो सकता है। दिल्ली पुलिस के सोर्स ने पीटीआई को बताया है कि खालिस्तानियों ने यह आतंकवादी घटना की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको ऐसे एलिमेंट्स के साथ बहुत ही सख्ती से निपटना पड़ेगा। आप याद कीजिए जब 1990 के दौर में आतंकवाद आया, सिख आतंकवाद आया, खालिस्तानियों का एक ने पंजाब को अपने चपेट में ले लिया, तब क्या हुआ? तब केपीएस गिल और बेअंत सिंह ने क्या किया था? तब केपीएस गिल और बेअंत सिंह ने इन खालिस्तानियों की को छठी का दूध याद दिलाया था। ये बात और है, बेअंत सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डील किया था सिख सेपरेटिस्ट को, वो खुद एक सिख थे, केपीएस गिल भी सिख थे, लेकिन जिस तरह से डील किया गया
और जिस तरह से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई, तब जाकर के ये आतंकवाद जो है काबू में आया। कश्मीर में भी जब तक भारत अमन की आशा चलाता रहा, कश्मीर अशांत ही रहा, बहुत ज्यादा अशांत रहा। लेकिन जब 370 का कांटा हटाया गया, जब सेना को खुली छूट दी गई, जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब जाकर के कहीं ना कहीं इन लोगों की गतिविधियों पर, जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ावा देते थे, उन लोगों के हौसलों को तोड़ा जा सका। और मैंने फिर कहा कि एक बार फिर से जब से लोकतंत्र का उसकी पौध यहां से फिर से पनपी है, इन आतंकवादियों ने एक बार फिर से कश्मीर को और एक बार फिर से पंजाब को, खालिस्तान के नाम पर दहलाने की कोशिश की है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और स्थितियों को भारत के विरुद्ध करने की कोशिश की है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको चैलेंजेस तो जो हैं हमारे सामने, हमको अपनी अपॉर्चुनिटीज की ओर उन्मुख होना चाहिए। और हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं कि हम 2047 तक एक विकसित भारत का मंत्र को लेकर के आगे बढ़ें, हम अपनी इकोनॉमी को बेटर करें, हम एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखें, प्रधानमंत्री के शब्द हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम, जो लोग बोली की भाषा नहीं समझते हैं, उनको अगर गोली की भाषा ना समझाई जाए तो वो लोग नहीं समझ सकते। और इन सारी परिस्थितियों में भारत के राजनीतिक दलों को भी बहुत ही संवेदनशील और गंभीर होना पड़ेगा। अभी कश्मीर में फिर से परेशान करने वाली घटनाएं, परेशान करने वाली परिस्थिति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है उमर सरकार के आने के बाद। इन 7 नागरिकों बेकसूरों की मौत के बाद गांदरबल में, उसके पहले भी छोटे मोटे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ऐसी कोशिशें हुई हैं उमर के आने के बाद से, या उमर के आने की आहट होते ही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे राजनीतिक दलों को भी, हर एक राजनीतिक दल को बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रचार हो रहा था, तब याद कीजिए राहुल गांधी की थीम क्या थी। वो एलजी को बाहरी बता रहे थे और बता रहे थे कि इन बाहरियों की वजह से जम्मू कश्मीर में सारी गड़बड़ियां हैं। वो आप सोचिए, एलजी जो है भारत की व्यवस्था, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसके तहत एलजी की नियुक्ति होती है। और एलजी कभी भी उस राज्य से आमतौर पर नहीं होता जिस राज्य में वो एलजी या राज्यपाल नियुक्त है। फिर भी जम्मू कश्मीर के अपने चुनाव प्रचार में राहुल गांधी एलजी को बाहरी बताते रहे और वही रट प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लगाई। पूरे जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसने यही रट लगाई और इस तरह से एक पूरा का पूरा जो अथॉरिटी है एलजी की, उस एलजी की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की। और इसने क्या किया होगा, इसने जो कश्मीर के अलगाववादी आतंकवादी तत्व हैं उनको हौसला दिया होगा। तुम जबकि इनके साथ सलूक कैसा होना चाहिए, सठे साठ्यम समाचरेत। मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी इस जरूरत को फिर से महसूस करेंगे। कश्मीर में, भले जम्मू कश्मीर में एक सरकार आ गई है, लेकिन लगाम नरेंद्र मोदी को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। कनाडा में नरेंद्र मोदी ने कठोर तेवर जरूर दिखाए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कठोर एक्शन नहीं लिया। भारत के राजनयिकों को रिकॉल किया है, लेकिन जो कनाडा है, जो जस्टिन ट्रूडो है,
उसको इसकी प्राइस पे करनी होगी। और अमेरिका के भी जो डीप स्टेट है, जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू को अपने यहां प्रश्रय देता है, उसको भी जब तक वो प्राइस नहीं पे करेगा तब तक भारत में खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियां और इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कश्मीरी इस्लामिक टेररिज्म ये अपना पैर पसारता रहेगा। ये लोग वो कुकुर मुत्ते जैसे हैं जो कि जिनको जब तक आप उखाड़ेंगे नहीं ये उग आएंगे। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसे लगी आप मुझे जरूर बताएं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही गई कोई बात आप उससे असहमत होते हैं तो आपका स्वागत है, आप अपना विचार रखिए। अगर मुझे लगा कि मैं उस पर इंटरेक्शन कर सकता हूं तो मैं उस पर इंटरेक्शन आपसे करने की कोशिश करूंगा, संवाद करूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और कोई नया पक्ष, कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। मैं आपको भारत की राजनीति और भारत से जुड़ी हुई भू राजनीति पर ऐसे पहलू को आपके सामने लाऊंगा जिस पर शायद आपका ध्यान कम गया होगा या नहीं गया होगा। खबरें आपको सब जगह मिल जाएंगी, मगर खबरों के बीच की खबरें आपको बहुत मुश्किल से मिलती होंगी और मैं उस मुश्किल को आसान करने के लिए आपके साथ मुखातिब होता रहूंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।